Hello everyone, welcome to Dronacharya IAS, and today we are going to discuss some of the very important current affairs from the Hindu newspaper. आइए शुरू करते हैं डिस्कशन. द वेरी फर्स्ट आर्टिकल हियर इज रिलेटेड टू इंडिया यूएसए बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट, एंड इससे अगला जो आर्टिकल हम डिस्कस करने वाले हैं दैट विल बी रिलेटेड टू न्यू रेगुलेशन सेट बाय द IRTC. यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा इस आर्टिकल में, राइट, IRCTC, आई एम सॉरी, IRCTC के बारे में हमें देखने को मिलेगा. देन वी विल बी टॉकिंग अबाउट सम मिलिट्री एंड नेवल एक्सरसाइजेस, एंड देन उसके बाद हमारे लिए आज दो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स रहने वाले हैं. सो kindly stay tuned to the video. Let us start the discussion. The very first article here is related to India US inch closer to limited trade agreement. इस पूरे आर्टिकल में बात करी गई है about the bilateral trade agreement which we are supposed to sign with the USA government. यहाँ पर इससे पहले जो इसका कॉन्टेक्स्ट है वो फरवरी में स्टार्ट हो गया था. Although we were hoping of this bilateral trade agreement since a very long time, लेकिन अभी फरवरी से जो ये बातचीत है ये बहुत ही फास्ट पेस पर मूव कर रही थी, लेकिन उसके बाद बीच में कुछ इश्यूज हमें देखने को मिले हैं इन द फॉर्म ऑफ ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन हाइक ऑफ द टैरिफ्स. लेकिन अब यहां पर दोबारा से जो हमारी बायलैटरल ट्रेड टॉक्स हैं वो रिज्यूम हुई हैं, एंड ये बोला गया है, यूएसए की तरफ से भी ऑफिशियल स्टेटमेंट आई है, इंडिया की तरफ से भी ऑफिशियल स्टेटमेंट दी गई है कि अब बहुत जल्दी, दैट इज बाय द फॉल ऑफ दिस ईयर, दैट इज सितंबर टू नवंबर, वी कैन सी दैट अ पोर्शन, अ ट्रांच ऑफ द entire bilateral trade agreement will be signed, and we will be benefiting from that bilateral trade agreement. This will be very important step towards improvising, enhancing the bilateral relations, diplomatic relations between India and USA, right? तो यहाँ आर्टिकल में शुरुआत में इसी के बारे में बात करी गई है कि जो ये ट्रेड एग्रीमेंट है by the end of this year, or you can say by the fall of this year, that is September to the November, उसको हम साइन कर लेंगे. एक पोर्शन सिलेक्ट किया जाएगा, आप ये कह सकते हैं एक मिनी जो डील है वो यहां पर साइन होते हुए हमें देखने को मिलेगी. लेकिन जो सबसे हमारे लिए इंपॉर्टेंट है इस आर्टिकल में वो है इश्यूज, कि कुछ इश्यूज के बारे में डिस्कस करने वाले हैं यहां पर. इश्यूज जैसे कि हाइक ऑफ द टैरिफ्स इन द स्टील एंड एल्यूमिनियम सेक्टर. जो स्टील और एल्यूमिनियम है, इन मेटल्स पर यूएसए ने टैरिफ्स को इंक्रीज कर दिया है. इससे पहले जो यूएसए टैरिफ लगाता था, बहुत बार हम अप्रैल से, अगर मैं कहूं प्रिसाइजली, बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं टैरिफ्स के बारे में. टैरिफ्स किसके ऊपर लगते हैं? इंपोर्ट्स के ऊपर लगते हैं. तो जब हम टैरिफ्स की बात कर रहे हैं तो यूएसए जो एडमिनिस्ट्रेशन है, या हम बोले ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन है, उन्होंने डिसाइड किया था कि हम जो टैरिफ्स हैं डिफरेंट कंट्रीज पर उनको राइज करेंगे, उनको हाइक करेंगे. लेकिन उसके बाद फिर एक 90 डेज का पोज लिया गया. लेकिन कुछ सेक्टर्स ऐसे थे जिनके ऊपर ट्रेड हाइक किया गया, टैरिफ हाइक किया गया. फॉर एग्जांपल स्टील एंड एल्यूमिनियम. तो स्टील और एल्यूमिनियम जो ऑलरेडी इंडिया फेस कर रहा था 25% ऑफ दी टैरिफ, उसके ऊपर डबल कर दिया, उसके ऊपर 25% और ज्यादा क्या कर दिया, टैरिफ राइज कर दिया, जिसकी वजह से इट इज अमाउंटिंग टू 50% ऑफ द टैरिफ हाइक, जिसकी वजह से जो हमारा एल्यूमिनियम एंड स्टील सेक्टर है एक्सपोर्ट वैल्यूज में सफर कर रहा है. एंड नाउ वी वांट कि इसमें कोई ना कोई कंसेशन हमारे जो सेक्टर्स हैं, इंडस्ट्रियल सेक्टर्स हैं, इनको प्रोवाइड किया जाए. बदले में यूएसए क्या इशू है, यूएसए हमसे क्या चाहता है? यूएसए चाहता है कि हम अपनी एग्रीकल्चर मार्केट को ओपन कर दे. लेकिन इंडिया इज रेजिस्टेंट टू दिस स्टेप. इंडिया डज नॉट वांट टू ओपन अप इट्स एग्रीकल्चर मार्केट, बिकॉज इंडिया का जो प्राइमरी सेक्टर है, एग्रीकल्चर सेक्टर है, दैट इज सफरिंग, दैट इज नॉट वेरी वेल बैलेंस्ड. एंड उसकी वजह से अगर हमने ये ओपन अप कर दिया इंटरनेशनल मार्केट के लिए एंड फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इसमें साइन किया, तो उसकी वजह से हो सकता है कि जो हमारा फार्मर वेलफेयर का गोल है वो थोड़े कदम पीछे हो जाएगा, एंड फार्मर्स का जो इंटरेस्ट है वो स्टेक पर आ जाएगा. सो दैट इज व्हाई इंडिया का इशू इज इन द सेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर, एंड यूएसए हैज रेज्ड द टैरिफ, हाइक्ड द टैरिफ इन द स्टील एंड एल्यूमिनियम सेक्टर्स. तो यहां पर ट्रेड ट्रबल्स की बात करी गई है. दो इंडिया एंड यूएसए आर कीन टू कंक्लूड अ म्यूचुअली बेनिफिशियल, भाई ऐसी सी डील होनी चाहिए जो दोनों साइड से क्या हो, बेनिफिशियल हो, राइट, इंडिया की तरफ से भी
यूएसए की तरफ से भी बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट एट द अर्लीस्ट, हर्डल्स रिमेन। हर्डल्स क्या बोले गए हैं? यूएसए क्या चाहता है? एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट के मार्केट को एक्सेस कर सके, बट इंडिया इज रेजिस्टेंट। मैंने बताया आपको व्हाई इज इंडिया रेजिस्टेंट, बिकॉज इट वांट्स इट्स फार्मर्स वेलफेयर टू बी सिक्योरली पोजिशन इन इंडियन सेक्टर, इंडियन इकोनॉमी, बिकॉज वी कैन नॉट ले द बर्डन ऑफ द इंटरनेशनल मार्केट प्राइस और वी कैन नॉट ले द बर्डन ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस ऑन आवर फार्मर्स। इससे पहले हम फार्मर की जो इनकम है उसको डबल करने में लगे हुए हैं। फार्मर सुसाइड एक तरीके से बहुत ही इंपॉर्टेंट यहां पर मेजर रीजन रहा है, जिसकी वजह से फार्मर्स की वेलफेयर को और ज्यादा स्पीड अप किया गया है। लेकिन यहां पर जो यूएसए की डिमांड है, शायद से इंडिया उसको फुलफिल ना करे, या शायद से कुछ ऐसा म्यूचुअली अग्रीड जो एक ट्रेड एग्रीमेंट है यहां पर साइन होगा, वो आगे देखना है। लेकिन अभी एक मिनी डील बेशक जरूर इस साल के एंड तक साइन हो जाएगी। इंडिया वांट्स रिलैक्सेशंस ऑन हायर यूएस स्टील एंड एल्यूमिनियम टैरिफ। जो इंडिया क्या चाह रहा है बदले में? यूएसए में जो स्टील और एल्यूमिनियम के ऊपर टैरिफ ज्यादा लगाए जा रहे हैं, स्पेशली फॉर इंडिया, उसमें रिलैक्सेशन चाह रहा है। ओवरऑल वैसे हम बात करें स्टील एंड एल्यूमिनियम पे सबके ऊपर जो टैरिफ है वो हाइक किया गया है। इंडिया का ऑलरेडी 25% था, अब उसके ऊपर 25% और लगा दिया है, 50% हाइक है, तो उसको कम करवाने के लिए बात करी जाएगी। एंड अभी जो जुलाई 9 आने वाला है उसमें देखने को मिलेगा कि क्या डिसीजन लिया जाएगा ट्रंप की तरफ से, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, क्योंकि उनका जो 90 डे पोज था वो जुलाई 9 को खत्म होने वाला है, राइट। इसी के रिगार्डिंग एक और आर्टिकल आज आया है, यू मस्ट बी वेरी मच अवेयर अबाउट द यूएसए एंड चाइना ट्रेड वॉर। लेकिन सबसे ज्यादा देखो जो रिटालिएशन भी देखने को मिला था वो चाइना की तरफ से ही देखने को मिला था, एंड कोई भी साइड गिव अप करने के लिए रेडी नहीं थी, कोई भी साइड झुकने के लिए रेडी नहीं थी। लेकिन अब फाइनली दोनों कंट्रीज के बीच में बायलैटरल टॉक्स हेल्ड हुई हैं, एंड उनके बाद एक डिसीजन लिया गया है फाइनली कि जो यूएसए एंड चाइना के बीच में जो टैरिफ है, यूएसए विल बी हाइकिंग द टैरिफ बाय टिल 55% ओनली। जस्ट अ सेकंड, यहाँ पे यस, चाइनीज गुड्स के ऊपर इन टोटल 55% ही हाइक होगा। इससे पहले जब हमने लास्ट जो डिस्कशंस करे थे जिसमें इनके बीच में एक काइंड ऑफ वॉर चल रहा था, टसल चल रहा था बिकॉज ऑफ द इंक्रीज हाइक या हाइक इन द टैरिफ्स, उसकी वजह से कभी 140% क्रॉस कर रहा है, कभी 150% जा रहा है। तो अब उनके बीच में अब एक जो सहमति है, एग्रीमेंट बन गया है, बायलैटरल टॉक्स हुई हैं, एंड उसके बाद फाइनली ये बोला गया है कि यूएसए की तरफ से चाइना के ऊपर कितना % लगेगा? 55% ही टैरिफ लगाया जाएगा। वो जो 140-150 तक जा रहा था उसमें यहाँ पर कोई हमें उसके ऊपर स्टैंड नहीं देखने को मिल रहा है। ऑल दो यहाँ पर बोला जा रहा है आर डील विद चाइना इज डन सब्जेक्ट टू फाइनल अप्रूवल विद द प्रेसिडेंट शी एंड मी। तो यहाँ पर बोल रहे हैं जो प्रेसिडेंट शी जिनपिंग है उनके साथ फाइनल अप्रूवल बस रहता है। और वैसे अगर बोले तो जो ट्रेड डील है वो ऑलमोस्ट डन है। Okay, so these were two important articles related to the GS3 and for prelims as well. अब next बात करते हैं, इसको हम e-governance में भी डाल सकते हैं, इसको हम GS3 में infrastructure में भी use कर सकते हैं। जो heading है, although this is not very very important, लेकिन e-governance को कैसे और ज़्यादा आप beneficial बना सकते हैं citizens के लिए, citizen centric कैसे आप यहाँ पर steps लिए जा सकते हैं, उसमें एक ये example की तरीके से आ सकता है। या हम जो रेल इंफ्रास्ट्रक्चर है या फिर जो रेलवे सर्विसेज हैं उनको कैसे बेनिफिशियल बना सकते हैं पैसेंजर्स के लिए, वो यहाँ पर आप इस आर्टिकल का एग्जाम्पल दे सकते हैं। अब रिसेंटली यहाँ पर क्या जो आया है, एक नोटिफिकेशन आई है, एक ये जो डिसीजन है लिया गया है कि 1 जुलाई के बाद जो भी पैसेंजर यहाँ पर तत्काल में टिकट बुक करेंगे, तत्काल बुकिंग मतलब इमरजेंसी, बिल्कुल एकदम से तभी के तभी अर्जेंसी में जो टिकट बुक करनी होती है उसकी विंडो होती है 10 बजे से लेके 10:30 बजे तक होती है एसी वालों के लिए, एंड बाकी की टाइमिंग्स भी है। दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम पर्सपेक्टिव, बट आपको ये पता होना चाहिए कि तत्काल बुकिंग जो है उसका टाइम फिक्स होता है। तो वहां पर बोला गया है कि जब तत्काल बुकिंग के लिए बुकिंग करेंगे तो उसमें आधार कार्ड का जो लिंक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आधार कार्ड लिंक्ड वहां पर ऑप्शन आपको दिया जाएगा, उसमें उसकी जरूरत पड़ेगी, एंड ओटीपी वेरिफिकेशन होगा उस आधार कार्ड ऑथेंटिकेशन के लिए। एंड जिस भी नंबर से आप बुकिंग करोगे उस पर क्या आएगा, आपका जो ओटीपी है वो आएगा, एंड उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, उसको लिंक करना पड़ेगा। ये डिसीजन लिया क्यों गया है? आपको लगेगा कि फिर
फिर ये तो फिर हमारी प्राइवेसी के ऊपर खंडन, जो पहले इसके बाद इससे पहले जो डिसीजन लिया गया था सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी बोला गया था कि जो आपकी ई सर्विसेज हैं आपके पास ऑप्शन होना चाहिए, आपको आधार कार्ड देना है नहीं देना, आपके कोई दूसरा आइडेंटिफिकेशन कार्ड भी आप दे सकते हो, इट इज नॉट नेसेसरी। लेकिन यहां पर बोला गया है कि आधार कार्ड अब इसमें जरूरी होने वाला है, बट इट इज जस्ट फॉर दी तत्काल बुकिंग। इससे क्या फायदा होने वाला है, देखो यहां पर जो केस आया है दैट इज जो एजेंट्स होते हैं, जो ट्रैवल एजेंट्स होते हैं, वो क्या करते हैं, उनका काम है, उनकी जॉब है कि जब ये बुकिंग विंडो ओपन होती है तो तभी के तभी वो बैठ जाते हैं एंड ऑल दी सीट्स आर बुक्ड विद इन फ्यू मिनट्स और स्पैन ऑफ टाइम में फटाफट सारी जो बल्क बुकिंग है वो करते हैं। एंड उसके बाद फिर ये एजेंट्स के थ्रू जो टिकट्स है आपने उनके पास बुकिंग कराने आते हैं, उनको ये महंगे दामों पर जो टिकटें हैं जो अवेलेबल नहीं होती वैसे आम जनता के लिए, वो उनको अवेलेबल करा देते हैं। क्योंकि अगर आपने इन जनरल कभी भी देखा होगा तो तत्काल जब टिकट बुक कराने का समय होता है उसमें बुक हो ना हो, लेकिन जब आप किसी बुकिंग एजेंट के पास जाएंगे, ट्रैवल एजेंट के पास जाएंगे, वहां टिकट आपको जरूर मिलेगी। तो हाउ इज इट पॉसिबल, क्योंकि वो क्या करते हैं, बल्क बुकिंग करके रखते हैं, राइट। तो यहां पर भी वही चीज बोली गई है कि ये बल्क बुकिंग जैसे सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए हमेशा क्या होगा, एक सीट बुक करने के लिए आपके पास ओटीपी वेरिफिकेशन आएगा एंड ओटीपी वेरिफिकेशन आधार लिंक्ड होगा एंड उसके बाद ही आपकी जो सीट है वो बुक हो पाएगी। अब इसमें वैसे ही देखो जो टाइम गैप है तत्काल का, उसमें आम सिटीजन्स के लिए भी देखो थोड़ी सी प्रॉब्लम इंक्रीज होने वाली है, नो डाउट। क्योंकि पहली बात तो जो आम जनता है जिसको जो डिजिटल डिवाइड ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, ओटीपी वेरिफिकेशन आए ना आए, डिले हो गया, इतने में विंडो क्लोज हो गई, या फिर ये भी हो सकता है कि जो साइट है वो क्रैश कर जाए। जिस समय बुकिंग बहुत बार देखने को मिलता है, तत्काल जब टिकट बुक करते हैं उस समय तो बुकिंग विंडो ही क्लोज हो जाती है या क्रैश कर जाती है जो वेबसाइट है। तो ऐसे केसेस में क्या बोला गया है कि ऐसे जो डिसीजंस है इनको लेने से पहले जो आपका ई इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको स्पीड अप करना चाहिए, उसको बेटर बनाना चाहिए सिटीजन सेंट्रिक सर्विसेज के लिए, एंड देन ओनली यू कैन एक्सपेक्ट सच काइंड ऑफ ओटीपी वेरिफिकेशन फ्रॉम द नॉर्मल सिटीजन, फ्रॉम द आम फ्रॉम दी आम जनता, तभी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज ये जो आपका ई इंफ्रास्ट्रक्चर है अगर वो ही क्रैश डाउन हो गया तो क्या फायदा होगा, जब उसमें आम जनता, चलो ठीक है बुकिंग एजेंट्स नहीं आप इसको बल्क बुकिंग दे पाएंगे, लेकिन जो आम जनता है वो भी तो टिकट बुक नहीं कर पाएगी। हो सकते हैं सीनियर सिटीजन उस समय पर बुकिंग करना चाहते हो, लेकिन वो डिजिटल डिवाइड यहाँ पर उसकी वजह से ओटीपी वेरिफिकेशन ना आए, वो नंबर उनके पास हो ना हो, कॉलिंग में समय चला जाए। सो दैट इज वाई इट इज गोइंग टू मेक्स द जो ई सर्विसेज है अ लिटिल बिट मेसियर फॉर द आम जनता। बट अगर यहाँ पर जो सर्विसेज हैं उनको बहुत ही स्मूथ रन किया जाए, देन इट कैन बी वेरी वेरी बेनिफिशियल इन द केस ऑफ ई गवर्नेंस, इन द नेम ऑफ ई सर्विसेज, राइट। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल। बस इसमें ये क्या है, ये एप्लीकेशन बेस्ड आंसर है। जब भी क्वेश्चन आए ई गवर्नेंस के ऊपर, ई सर्विसेज के ऊपर, सिटीजन सेंट्रिक सर्विसेज के ऊपर, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, हम कैसे सर्विस सेक्टर को इंक्रीज कर सकते हैं, उन चीजों में आप ये एग्जाम्पल्स कोट कर सकते हैं। क्या चैलेंजेस हैं वहां पर भी आप ये एग्जाम्पल कोट कर सकते हैं। आइए चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। ओके, इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। पहले हम ये दो आर्टिकल्स के बारे में बात करेंगे। इधर सबसे पहले यहां देखिए, इंडिया और यूके के बीच में एक नेवल एक्सरसाइज हो रही है अरेबियन सी में। अरेबियन सी में एक नेवल एक्सरसाइज हो रही है, उसका नाम है पैसेज एक्सरसाइज, या उसको हम पैसेज का PASS लेते हैं और एक्सरसाइज का EX लेते हैं। तो पैसेक्स ये भी क्या है, ये पैसेज एक्सरसाइज ही है। ये क्या है, नेवल एक्सरसाइज है। कौन सी कंट्री के बीच में होती है, इंडिया और यूके के बीच में होती है। इंडिया की एक जो सबमरीन है INS टबर, ये स्टेल्थ फ्रिगेट का पार्ट है, मतलब जिसकी मूवमेंट को डिटेक्ट करना बहुत ही डिफिकल्ट होता है, तो ये यहाँ पर पार्टिसिपेट करेगी। प्लस यहाँ पर हमारा P8I मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट भी जो पेट्रोलिंग करता है, जो सर्वेलेंस करता है, वो भी इसमें पार्टिसिपेट करेगा। एंड यूके की तरफ से कुछ वेसल्स जो हैं वो पार्टिसिपेट करेंगे। हमारे लिए इसमें सिर्फ इंपॉर्टेंट क्या है, पैसेक्स एक्सरसाइज या पैसेज एक्सरसाइज कौन सी दो कंट्रीज के बीच में होती है, इंडिया और यूके के बीच में होती है। एंड ये कौन सी एक्सरसाइज है, नेवल है, एयरफोर्स है, मिलिट्री आर्मी है, कौन सी एक्सरसाइज है, दिस इज अ नेवल एक्सरसाइज, राइट। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ, जस्ट अ सेकेंड। ओके,
नेक्स्ट आर्टिकल इज रिगार्डिंग खान क्वेस्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। खान क्वेस्ट जो एक्सरसाइज है ये होती है मंगोलिया में, मंगोलिया ही इसको क्या करता है, होस्ट करता है। 2003 तक ये किसके किसके बीच में होती थी, एनुअल एक्सरसाइज थी जो कि यूएसए और मंगोलिया के बीच में होती थी, लेकिन 2006 के बाद इसको मल्टीनेशनल एक्सरसाइज बना दिया है, मिलिट्री एक्सरसाइज है। एंड इंडिया की तरफ से भी इसमें अब जो रेजिमेंट है कुमाऊं रेजिमेंट वो जा रही है इसमें पार्टिसिपेट करने, साथ में इसमें विमेन ऑफिसर भी हैं एंड विमेन सोल्जर्स भी इसमें हमें देखने को मिलेंगे। तो ये भी आपके लिए एक्सरसाइज प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से कैसे आपसे डायरेक्टली पूछा जा सकता है, पेसेक्स एक्सरसाइज इंडिया की किसके साथ होती है, तो नीचे मंगोलिया भी आंसर हो सकता है, यूके भी आंसर हो सकता है। तो यहां पर आपको देखना चाहिए कि ये मल्टीनेशनल एक्सरसाइज है। इससे पहले ये सिर्फ और सिर्फ यूएस एंड किसके बीच में हो रही थी, यूएसए एंड मंगोलिया के बीच में हो रही थी, और अब ये किसके बीच में है, इंडिया, मतलब ये मल्टीनेशनल एक्सरसाइज बन गई है जिसमें इंडिया इज ऑल्सो प्लेइंग ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल, ये बहुत छोटे आर्टिकल थे आपके लिए बट प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट, कभी भी आपको प्रीलिम्स में ये आर्टिकल्स देखने को मिल सकते हैं। ओके, सो यहाँ पर क्या बात करी गई है, सेंटर टू रिवाइज एसी टेम्परेचर रेंज फॉर मोर एफिशिएंसी। इस आर्टिकल में सबसे पहले हम BEE की बात कर लेते हैं, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी। ये क्या है, ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, 2002 में एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट के तहत ये बनाई गई थी। एंड इसका जो काम है, ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आती है, मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंडर आती है, ठीक है। इसका काम क्या है, ये एनर्जी एफिशिएंसी को इंक्रीज करता है और एनर्जी इंटेंसिव जो यूसेज है उसको डिक्रीज करने का काम करता है, ठीक है। इंडियन मार्केट में, इंडियन इकोनॉमी में इट इंक्रीजेस द सस्टेनेबल यूज ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी। प्लस साथ में इसमें क्या हमें देखने को मिलेगा, जो हमें इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस पे स्टार मार्किंग देखने को मिलता है, रेटिंग्स देखने को मिलती हैं, वो भी कौन रेगुलेट करता है, कौन स्टैंडर्डाइज करता है, BEE, दैट इज बी, वही क्या करता है, इनको स्टैंडर्डाइज करता है। और ये स्ट्रैटेजीज एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशन में भी हेल्प करता है, सो दैट जो इंडिया का एनर्जी एफिशिएंसी यूसेज है वो स्ट्रीमलाइन हो सके, ठीक है। अब इस आर्टिकल में क्या बात करी गई है, इस आर्टिकल में बोला जा रहा है, एज यू ऑल नो हीट वेव कंडीशन है इन एंटायर नॉर्थ इंडिया एंड बहुत ही ज्यादा जो हॉट क्लाइमेट है वो यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है। सो दैट इज वाई अभी रिसेंटली 9 जून, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 9 जून इस आर्टिकल में ही बोला गया है कि जो हमारी एनर्जी डिमांड है वो 219 गीगावाट, 241 गीगावाट तक एक पर डे की डिमांड यहां पर गई है। ईच डे 241 गीगावाट की डिमांड आई है, बिकॉज थाउजेंड्स एंड करोड़ ऑफ एसीज यहां पर चल रहे हैं, लैक्स एंड करोड़ ऑफ एसीज चल रहे हैं। अगर आप सिंपल एक सोसाइटी की भी बात करोगे तो उसमें ही थाउजेंड्स एसी चल जाते हैं। अगर 1000 फ्लैट है किसी एक सोसाइटी में तो हर घर में अगर आप मान लो 3 एसी भी चल रहे हैं, 2 एसी, 1 एसी भी चल रहा है, तब भी 1000, तो एक ही सोसाइटी कॉम्प्लेक्स में हमें एसी चलते हुए दिख सकते हैं इन दी इवनिंग और इन दी आफ्टरनून टाइम्स, राइट। यहां पर बात क्या करी जा रही है, कह रहे हैं कि अब जो एसी का टेम्परेचर है, अनुमान हमें क्या देखने को मिलता है कि 16 टू कितना होता है, आई थिंक 30 तक जाता है, 28 या 30 तक टेम्परेचर रेंज होती है। अब यहां पर क्या कह रहे हैं कि जो 16 डिग्री टेम्परेचर है दैट इज नॉट रिक्वायर्ड, मतलब वही बात है कि 16 डिग्री टेम्परेचर करके एंड ब्लैंकेट ओढ़ के और फिर सोना है। सो दैट इज वाई यहां पर बोला गया है कि 16 डिग्री टेम्परेचर इज नॉट एट ऑल रिक्वायर्ड। अगर आपको एमिकेबल टेम्परेचर चाहिए, अगर आपको लिवेबल एक कंडीशन चाहिए, तो आप वो जब टेम्परेचर है उसको फिक्स कर दीजिए। अब यहां पर वो टेम्परेचर रिवाइज किया जाएगा, रेंज को रिवाइज करा जाएगा, दैट विल बी फिक्स्ड फ्रॉम 20 डिग्री सेल्सियस टू 28 डिग्री सेल्सियस। एंड बाद में अब इसमें ये ऑटोमोबाइल्स में भी जो गाड़ियां हैं उनमें भी एसी का टेम्परेचर सेट किया जाएगा 20 टू 28 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि यहां पर बोल रहे हैं कि अगर 1 डिग्री का भी अगर फर्क आता है, 1 डिग्री टेम्परेचर भी आप एसी का कम करते हैं तो उससे 6% ऑफ एनर्जी डिक्रीज यहां पर हमें देखने को मिलता है। जो एनर्जी सेविंग है वो 6% एनर्जी सेविंग हो सकती है। तो आप देखिए देयर आर करोड्स ऑफ एसीज इन द कंट्री एंड एवरी ईयर न्यू वंस आर गेटिंग इंस्टॉल्ड, सो यू कैन इमेजिन द सेविंग्स। अगर 1 डिग्री कम करने से 6% हो रहा है, तो अगर हम 20 डिग्री से लेकर 28 डिग्री तक उसको फिक्स कर देंगे तो आप इमेजिन करिए कि
कितना ज्यादा यहाँ पर एनर्जी हम सेव कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पर ये आर्टिकल आपके लिए किस हिसाब से इंपॉर्टेंट है? प्रीलिम्स के हिसाब से BEE के बारे में पूछा जा सकता है, स्टैट्यूटरी है, कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आता है, क्या काम है, जो रेटिंग्स हैं अप्लायंसेस की वो कौन करता है, ये पूछा जा सकता है। दूसरी यहाँ पर मेंस के हिसाब से क्वेश्चन आ सकता है कि सस्टेनेबल यूज ऑफ एनर्जी हम कैसे बढ़ा सकते हैं। अब देखो यहाँ पर एक और कॉन्टेक्स्ट भी हम डिस्कस कर सकते हैं कि जितना ज्यादा एनर्जी डिमांड हमारी बढ़ रही है, एनर्जी डिमांड बढ़ने की वजह से ज्यादा एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करनी पड़ रही है। और इंडिया में जो मेजॉरिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन है वो कहां से आ रहा है? थर्मल पावर प्लांट से आ रहा है। थर्मल पावर प्लांट में क्या बर्न हो रहा है? कोल बर्न हो रहा है। स्टीम इग्नाइट करने के लिए कोल की बर्निंग हो रही है। अब कोल जब बर्न होता है तो उससे क्या रिलीज होती है? उससे क्या इंक्रीज? कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी, सल्फर रिलीज होगा। उससे क्या इंक्रीज होगा? कार्बन डाइऑक्साइड से ग्लोबल वार्मिंग इंक्रीज हो रही है। ग्लोबल वार्मिंग हो रही है तो क्लाइमेट चेंज हो रहा है। क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो हीट वेव कंडीशन ज्यादा बढ़ रही हैं। तो अल्टीमेटली फिर और ज्यादा जरूरत पड़ेगी कूल टेम्परेचर्स की, ज्यादा जरूरत पड़ेगी एसीज को रन करने की। सो अल्टीमेटली यहाँ पर जो एम वो क्या है कि एनर्जी डिमांड को हम कम करेंगे एंड सस्टेनेबल जो बिल्डिंग्स हैं उनको इस्तेमाल करेंगे। बहुत दिन पहले हमने एक आर्टिकल भी डिस्कस किया था टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट में, BIPV, दैट इज बिल्डिंग इंस्टॉल्ड फोटोवोल्टिक सेल्स। अगर हम इस तरीके का जो फसाड्स है, जो वॉल्स है, विंडोज है, ग्लास विंडोज है, बालकनीज हैं, उनमें भी अगर हम अब सोलर पैनल्स इंस्टॉल करें तो वहां से भी जो एनर्जी डिमांड है वो कट डाउन हो सकती है एंड उससे जो थर्मल पावर प्लांट्स पे बर्डन है वो भी डिक्रीज हो सकता है, राइट। सो ये यहाँ पर हमें क्या देखने को मिल रहे हैं? इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स देखने को मिल रहे हैं विच आर गोइंग टू हेल्प यू इन साइटिंग एग्जाम्पल्स कि कैसे सरकार पॉलिसीज बना सकती है, कैसे सरकार यहाँ पर फैसले ले सकती है कि एनर्जी एफिशिएंसी हो सके, थर्मल पावर प्लांट्स के ऊपर बर्डन कम पड़ सके, राइट। आइए चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। दैट विल बी आवर लास्ट आर्टिकल फॉर डिस्कशन। मैंने दो आर्टिकल्स आपको बहुत इंपॉर्टेंट बताए थे, दोनों ही एप्लीकेशन बेस्ड है। ये तो अपने आप में इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, ये एप्लीकेशन बेस्ड आर्टिकल था जो एसीज वाला हमने डिस्कस किया। एंड ये है हमारा लास्ट आर्टिकल फॉर डिस्कशन, दैट इज इंडिया अनलाइकली टू साइन द हाई सीज ट्रीटी एट यूनाइटेड नेशन ओशन कॉन्फ्रेंस। यूनाइटेड नेशन ओशन कॉन्फ्रेंस जो कि फंक्शन करती है अंडर दी यू कैन से UN क्लोज के अंडर ही ये फंक्शन करती है। UN क्लोज की अगर हम बात करें तो ये जो क्या है, यूनाइटेड नेशन कंजर्वेशन ऑफ लॉ ऑफ सी, कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सी। तो कन्वेंशन की अगर हम बात करें ये कब आए थे लॉज सी के ऊपर, तो ये 1994 में फोर्स में आ गए थे। 1982 में ये साइन करे गए थे, 1994 में ये लागू हो गया था एंटायर ग्लोब के ऊपर, ठीक है। अब यहाँ पर एक नाम दिया गया है हाई सीज। हाई सीज का मतलब क्या होता है? देखो आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा कि जो इंडिया की कोस्ट लाइन है दैट इज नॉट रेगुलर, तो वहां पर एक बेस लाइन बनाई जाती है। बेस लाइन से मेन लैंड की तरफ, अगर हम इंडिया का केस ले, बेस लाइन से इनलैंड मेन लैंड की तरफ, जमीन की तरफ अगर हम जाए तो वहां पर आएंगे इनलैंड वाटर्स। फिर उसके बाद 12 नॉटिकल माइल्स में आते हैं टेरिटोरियल वाटर्स। टेरिटोरियल वाटर से 12 नॉटिकल माइल्स आगे जाएं तो उसमें आती है कॉन्टिग्युअस जोन। लेकिन अगर हम बेस लाइन से 200 नॉटिकल माइल्स की बात करें तो वो होता है हमारा इकोनॉमिक एक्सक्लूसिव जोन, राइट। ये हमें समझने की अब यहां पर इस आर्टिकल में बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। हमें क्या समझना है, जो EEZ है दैट इज बेस लाइन से 200 नॉटिकल माइल्स आगे वाला जो एरिया बचता है दैट इज हाई सीज। मतलब वहां पर किसी भी कंट्री के कानून नहीं चलते हैं। हैव यू अंडरस्टूड दिस पॉइंट? UN जो अगर हम UN क्लोज के अकॉर्डिंग देखें, हाई सीज कितने होते हैं? किसी भी कंट्री के 200 बेस लाइन से 200 नॉटिकल माइल्स आगे जो भी सी है, जो भी ओशन है, उसको बोलते हैं हाई सीज। एंड वहां पर किसी भी कंट्री का लॉ नहीं चलता है। तो यहां पर हम बात करेंगे अबाउट दी हाई सी कॉन्फ्रेंस। यहां पर इंडिया की तरफ से बोला जा रहा है कि इंडिया शायद से ही जो हाई सी कॉन्फ्रेंस, हाई सी ट्रीटी है उसको साइन करें। अब ये जो हाई सी ट्रीटी है इसका जो फॉर्मल नाम है अगर हम देखें, इट इज बायोडाइवर्सिटी बियॉन्ड नेशनल जुरिस्डिक्शन। बिकॉज हाई सी भी बियॉन्ड नेशनल जुरिस्डिक्शन होते हैं, तो वहां की बायोडाइवर्सिटी पे एक यहाँ पर ट्रीटी साइन करने के लिए बोला जा रहा है। एंड फिर कैसे उसमें जो मरीन रिसोर्सेज है उनको कैसे हम एक्सप्लॉइट करेंगे उस सबसे रिलेटेड है। इंडिया ने एग्रीमेंट तो देखो साइन कर दिया था, लेकिन अब इसके ऊपर जो रेटिफिकेशन है वो बाकी है। यहाँ पर 49 कंट्रीज ने रेटिफाई किया है, लेकिन इसको लीगली फोर्स
फोर्स में आने के लिए 60 कंट्रीज के साइन चाहिए हैं एंड यहाँ पर रेटिफिकेशन चाहिए है। इंडिया उनमें से एक है जिसने अभी रेटिफाई नहीं किया है एंड शायद से ही इंडिया इसको रेटिफाई करे। अगर करेगा तो हमें आगे न्यूज में देखने को मिल सकता है। अभी जो ये जो यूएन कॉन्फ्रेंस हो रही है इसमें बात करी जा रही है कि यहाँ पर इंडिया क्यों नहीं साइन कर रहा है, क्योंकि इसकी वजह से जो हमारी बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट है 2002 की उसको भी हमें अमेंड करना पड़ेगा एंड इसके ऊपर जो बात करी जाएगी वो मॉनसून सेशन में ही करी जाएगी। प्लस यहाँ पर बोला जा रहा है कि वन ऑफ द मोस्ट कंटेंशियस एस्पेक्ट, इसमें जो मोस्ट कंटेंशन है इंडिया को, इसमें दिक्कत क्या है इंडिया को, वो कह रहे हैं कि शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेज, कि रिसोर्सेज शेयर कैसे करने हैं। द हाई सीज लाइंग बियॉन्ड द ईईजेड, ये हमने बताया अभी कि जो हाई सी है वो कहाँ है, बियॉन्ड ईईजेड है, ऑफ नेशंस आर नॉट अंडर द जुरिस्डिक्शन ऑफ एनी सिंगल कंट्री एंड दे आर नोन टू हार्बर यूनिक एंड एक्सोटिक मरीन लाइफ। वहां पे यूनिक और एक्सोटिक मरीन लाइफ है, लेकिन इंडिया यहां पर क्या कह रहा है कि उसका कमर्शियल एक्सट्रैक्शन आज भी टेक्नोलॉजिकली चैलेंजिंग है। बेशक हो सकता है डेवलप्ड एंड एडवांस्ड इकोनॉमीज वहां पर आसानी से इस ट्रीटी के तहत एक्सप्लॉइटेशन कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, लेकिन इंडिया के लिए अभी भी जो इसका एक्सप्लॉइटेशन है टेक्नोलॉजिकली चैलेंजिंग है। प्लस 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 एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर शेयरिंग, इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ पोटेंशियल बेनिफिट्स के ऊपर कोई भी लीगल ट्रीटी अभी तक साइन नहीं हुई है। दैट इज व्हाई इंडिया इज एप्रीहेंसिव ऑफ रेटिफाइंग दिस ट्रीटी। ठीक है, वहां पर कोई एक लीगली बाइंडिंग कोई ट्रीटी साइन हो कि जो रिसोर्सेज यहां पर एक्सप्लॉइट किए जाएंगे उनको शेयर कैसे करना है, क्या वो इक्विटेबली शेयर होंगे या जिसने एक्सप्लॉइट कर लिया, जो एडवांस्ड इकोनॉमी होगी वो उसी का रिसोर्स हो जाएगा, इसके ऊपर भी यहां पर क्वेश्चन मार्क है इंडिया की तरफ से। राइट, देन यहां पर इंडिया की बात करी गई। ऑल्दो अगर मैं आपको बताऊं कि ये जो यूनाइटेड नेशन ओशन कॉन्फ्रेंस है ये किसके एवज में करी जा रही है, किस लिए करी जा रही है, टू फुलफिल द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 14। ये क्या बोलता है, कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल यूज ऑफ सीज of these oceans, seas and marine resources। मतलब क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल यूसेज ऑफ द मरीन रिसोर्सेज। सिंपल अगर तरीके से देखें, SDG 14 को फुलफिल करने के लिए, उसका सस्टेनेबल यूज इंश्योर करने के लिए ये करा गया है यहाँ पर यूनाइटेड नेशन ओशन कॉन्फ्रेंस। राइट, ओके, देन यहां पर इंडिया की तरफ से क्या बोला जा रहा है कि हम अपने मरीन सेक्टर में क्या क्या स्टेप्स ले रहे हैं। इंडिया की जो प्रोग्रेस है समुद्रयान में, समुद्रयान क्या है कि इंडिया की तरफ से एक मिशन भेजा जाएगा 6000 किलोमीटर की डेप्थ, 6000 मीटर डेप्थ पर भेजा जाएगा, 6 किलोमीटर समुद्र के अंदर जाया जाएगा एंड वहां पर जो एक्सप्लॉइटेशन है मरीन रिसोर्सेज को वो यहां पर किया जाएगा एंड शायद से 2026 में एक टेस्ट ड्राइव के लिए जाया जा सकता है ओशन में। ऑल्सो यहां पर रेफरेंस दिया गया है इंडिया का नेशन वाइड बैन ऑन सिंगल यूज प्लास्टिक। एज यू ऑल नो, मरीन पॉल्यूशन में सिंगल यूज प्लास्टिक इज ऑल्सो अ वेरी वेरी डिफिकल्ट प्रॉब्लम, वेरी वेरी इंक्रीजिंग प्रॉब्लम, वेरी वेरी डिफिकल्ट टू रिसाइकल, क्योंकि वहां पर वो जो पोल्यूशन है, वो जो प्लास्टिक है वो सीज में एंटर कर रहा है, जिसकी वजह से जो मरीन ऑर्गेनिजम्स हैं उनको ऑक्सीजन, जो उनकी डिमांड है ऑक्सीजन की, वो भी डिक्रीज हो जाती है। मतलब जो डिजोल्व्ड ऑक्सीजन है वो कम होता है, बिकॉज एक सतह बना लेता है प्लास्टिक। कभी कभी वो उनके जो मरीन ऑर्गेनिजम्स उनके डाइजेशन का पार्ट बन जाता है, फिर उसकी वजह से बायो मैग्निफिकेशन हो रहा है, पोल्यूशन का पार्ट बन रहा है प्लास्टिक। तो इंडिया की तरफ से बैन है सिंगल यूज प्लास्टिक, जिसकी वजह से मरीन पोल्यूशन का भी हिस्सा नहीं बन रहा है इंडिया की तरफ से। राइट, एंड दूसरा यहां पर $80 बिलियन का ब्लू इकोनॉमी इन्वेस्टमेंट गिनाया गया है, यहां पर बताया गया है। तो जैसे फॉर एग्जांपल जैसे हम देख सकते हैं पीएम मत्स्य संपदा योजना, पीएम मत्स्य संपदा योजना की अगर हम बात करें, सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, 2020-21 के सत्र में इसको चालू किया गया था। ये क्या है, ये फिशरी सेक्टर में सस्टेनेबल यूसेज को या सस्टेनेबल डेवलपमेंट को इंप्रोवाइज करता है, साथ साथ में जो फिशरमैन है उनके वेलफेयर प्रोग्राम्स को भी इंक्लूड करता है। दूसरा हम एग्जांपल ले सकते हैं, सागरमाला प्रोजेक्ट ले सकते हैं। सागरमाला प्रोजेक्ट क्या है, ये भी पोर्ट लेड डेवलपमेंट है, प्लस सस्टेनेबल एंड डेवलपमेंट ऑफ द मरीन सेक्टर, मरीन रिसोर्सेज का डेवलपमेंट यहाँ सागरमाला में आता है। सागरमाला का जो प्रोजेक्ट है वो 2015 से लॉन्च है, उसमें भी हम बहुत ज्यादा इंप्रोवाइज कर चुके हैं। इंडिया रीचरेटेड इट्स कॉल फॉर लीगली बाइंडिंग। यहां पर इंडिया कह रहा है कि एक प्लास्टिक ट्रीटी, ग्लोबल प्लास्टिक ट्रीटी लाइए, उसकी वजह से सिंगल यूज प्लास्टिक को बैन करवाइए हर एक कंट्री में, ताकि जो मरीन पॉल्यूशन है वो यहां पर ना हो। प्लस यहां पर बात करी गई है सहव डिजिटल ओशन डेटा पोर्टल की। सहव डिजिटल डेटा जो प्रोटेक्शन है, सहव डिजिटल ओशन डेटा पोर्टल है, ये लॉन्च करा गया है इसी पोर्टल पर। इसका मतलब क्या है, ये एक डिजिटल पोर्टल है, इसमें क्या किया जाएगा, डेटा शेयर किया जाएगा, साइंटिफिक डेटा होगा
फॉर दी ओशन मैनेजमेंट, साइंटिफिक ओशन डेटा होगा ओशन मैनेजमेंट को प्रॉपर तरीके से समझने के लिए, अंडरस्कोरिंग इट्स ग्रोइंग लीडरशिप इन ग्लोबल मरीन कंजर्वेशन एफर्ट्स, राइट। यहाँ पे जो आपने ये स्कीम्स देखे हैं, यहाँ पर आपने जो इनिशिएटिव्स देखे हैं, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम इंडियन इकोनॉमी पर्सपेक्टिव एंड फॉर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम पर्सपेक्टिव as well, right? So that's all in today's discussion. Thank you and have a nice day. Like the video, share the video, subscribe the channel. Take care.